आज के समाज में मासूम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। हवस और नशे में डूबे हुए दरिंदे किसी को नहीं छोड़ते। हमारी आज की कहानी परिमा नाम की एक औरत की है जो ऐसे ही कुछ भेड़ियों के चंगुल में फंस गई थी। उन लोगों ने परिमा को बुरी तरह नोच डाला, लेकिन वो हार नहीं मानी। तमाम बाधाओं को तोड़कर परिमा खड़ी हुई और शुरू की एक नामुमकिन सी लड़ाई। इस मुश्किल जंग में वकील रावी उसका साथ देती है, लेकिन जैसे ही केस अदालत पहुंचता है, एक रहस्यमय घटना घटती है। आरोपी रेपिस्ट एक एक करके मारे जाने लगते हैं। सवाल यह है कि कानूनी लड़ाई के बीच इन अपराधियों को अचानक कौन मार रहा है और इस दिल दहला देने वाले केस का अंजाम क्या होगा। जानने के लिए देखिए आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो बहुत ही बुरी हालत में रेल की पटरियों के पास पड़ी हुई थी। उसकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। तभी वहां से एक आदमी गुजरता है और उसे देख लेता है। वो तुरंत कुछ लोगों की मदद से उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है। अगले सीन में विनय और परिमा के हंसते खिलते परिवार को दिखाया जाता है। उनका एक बेटा है जिसका नाम ध्रुव है। विनय और परिमा दोनों नौकरी करते हैं, इसलिए सुबह काम पर जाने की जल्दी में रहते हैं। इस भागदौड़ के बीच भी दोनों एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं। उनका बेटा ध्रुव स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे वॉशरूम से निकलने में देर हो जाती है। ध्रुव अपनी माँ से आई लव यू का मलयालम ट्रांसलेशन पूछता है और परिमा उसे सिखाती है। ध्रुव की पैंट की चेन अटक जाती है, जिसे माँ ठीक कर देती है, लेकिन उसे दर्द हो रहा था और वो अजीब तरह से चलता है, जिसे देखकर विनय और परिमा मजाक करते हैं। रास्ते में उन्हें कार्तिक मिलता है जो विनय के साथ ही काम करता है। कार्तिक और विनय काम पर चले जाते हैं। ध्रुव स्कूल और परिमा भी अपने स्कूल पहुंचती है, जहां वो एक टीचर है। इसी बीच वकील रावी को भी अपने काम पर जाते दिखाया जाता है। विनय और कार्तिक एक सुपरमार्केट में काम करते हैं। काम खत्म होने के बाद कार्तिक जब रास्ते पर होता है तो ट्रैफिक सिग्नल पर रावी उसे देख लेती है। कार्तिक को देखते ही रावी चौंक जाती है। वो गाड़ी रोककर कार्तिक के पास आती और बोलती है कि आप इतने दिनों तक कहाँ थे। रावी कार्तिक को अपने घर ले जाती है और बताती है कि आपकी पत्नी के पास सिर्फ 3 दिन का समय था, फिर भी उसने 7 दिन आपका इंतजार किया, लेकिन आप नहीं आए। पिछले 6 महीनों से आप कहाँ थे। कार्तिक कहता है कि बात इतनी आसान नहीं है, वो काम के चक्कर में फंस गया था। रावी इमोशनल होकर उसे पूछती है, इन 6 महीनों में आपने क्या क्या काम किया। कार्तिक बताता है कि उसने सेल्स और फ्लोर पर काम किया। रावी उसे कार्तिक की पत्नी का फोन देती है और बोलती है कि वो अभी भी आपका इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ विनय अपना काम खत्म करके परिमा के स्कूल आता है और देखता है कि वो बाकी टीचर्स के साथ नाच रही है। विनय उसे एंजॉय करता है। परिमा उसके पास आती है और वो कहता है कि तुम अभी एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। विनय ध्रुव को लेकर घर आ जाता है। रात हो जाती और परिमा रास्ते पर पैदल चल रही थी। तभी एक गाड़ी उसका पीछा करने लगती है। परिमा घबरा कर तेज चलने लगती है, लेकिन गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। गाड़ी से 5 लोग बाहर निकलते हैं और परिमा को घसीटते हुए अंदर खींच लेते हैं। गाड़ी के अंदर वो परिमा के साथ दरिंदगी और गैंग रेप करते हैं। वो इतने क्रूर थे कि रेप के दौरान शर्त लगाते हैं कि कौन कितने पुशअप्स मार सकता है, और कोई इसका वीडियो भी बना रहा था। जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि गाड़ी उसके पिता की थी। वो सबको रुकने को बोलता है, लेकिन बाकी सब जानवरों से भी बदतर होकर परिमा पर टूट पड़ते हैं। काफी रात होने पर भी जब परिमा घर नहीं पहुंचती तो विनय परेशान हो जाता है। ध्रुव अपनी माँ को कॉल करता है, फोन बजता है पर कोई उठाता नहीं। विनय पुलिस स्टेशन पहुंचता है। सुबह होने से कुछ वक्त पहले वो दरिंदे परिमा को रेल की पटरियों के पास फेंक देते हैं और गाड़ी को एक गैरेज में ले जाते हैं। वहां वो अपने कपड़े बदलते हैं। ड्राइवर सबका फोन ले लेता है और एक सुनसान जगह पर जाकर सारे कपड़े जला देता है और फोन तोड़ देता है। दूसरी तरफ गैरेज में एक आदमी उस गाड़ी को धो रहा था। सुबह होने पर क्या होता है ये हमने फिल्म की शुरुआत में देखा, यानी परिमा का रेलवे ट्रैक के पास मिलना। जब परिमा को हॉस्पिटल लाया गया तब विनय को खबर मिलती है। विनय अपने बेटे ध्रुव को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। कार्तिक भी तुरंत वहां आकर विनय को संभालने लगता है। कार्तिक पूछता है कि तुम ध्रुव को यहाँ क्यों लाए। विनय कहता है घर पर रहने से भी उसे ये बात पता चल ही जाएगी। विनय उस आदमी का शुक्रिया अदा करता है जिसने परिमा को हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में पुलिस आती है और विनय उन्हें परिमा के पास ले जाता है। ध्रुव भी साथ जाना चाहता है, लेकिन उसके पापा उसे बाहर ही रहने को बोलते हैं। होश आने के बाद परिमा के दिमाग में वही खौफनाक मंजर घूम रहा था, इसलिए वो पुलिस को ठीक से बयान नहीं दे पाती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा में थी। पुलिस उस जगह जाती है जहां परिमा मिली थी और वहां के सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी का नंबर निकाल लेती है। घर से विनय के मम्मी पापा का फोन आता है, जो सहानुभूति के बजाय मान सम्मान की बात करते हैं। विनय गुस्से में कहता है कि आप लोग अपने आत्मसम्मान के साथ ही रहें। ये कहकर वो फोन काट देता है। वो ध्रुव से कहता है कि आज उसे अपनी आंटी के पास रहना होगा। ध्रुव मासूमियत से पूछता है, क्या हॉस्पिटल में रहने के लिए कोई बेड नहीं है। ये सुनकर विनय चुप हो जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस जगह पहुंचती है जहां पता
पता चलता है कि यह गाड़ी 4 दोस्त चलाते हैं जो हमेशा नशे में रहते हैं। पुलिस को गाड़ी धुली हुई हालत में मिलती है, फिर भी वो उसे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं। पुलिस उन चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट ले आती है। कोर्ट में वो आरोपी दावा करते हैं कि उन्हें फंसाया गया है। उनके वकील का कहना है कि वो तो गाड़ी लेकर शादी में जा रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी चोरी हो गई। हालांकि जज उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज देते हैं। तभी दीपराज नाम का एक इज्जतदार आदमी वकील के पास आता है और कहता है कि इस मामले को जल्दी से निपटाओ क्योंकि गाड़ी उसकी है और इस केस में उसका बेटा भी शामिल है। उसके घर में बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी, इसलिए वो वकील को गाड़ी चोरी वाली कहानी मजबूती से पेश करने को बोलता है। इधर ध्रुव अपने पापा से पूछता है कि माँ को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले आदमी ने क्या पैसे लिए। पापा के मना करने पर वो बोलता है कि वो आदमी अच्छा था। वो आगे पूछता है, पापा क्या हमारे पास आसपास के सब लोग अच्छे हैं? विनय जब नहीं कहता है तो ध्रुव पूछता है, फिर उन्होंने माँ के साथ ऐसा क्यों किया? विनय हैरान रह जाता है। ध्रुव बताता है कि सना आंटी ने उसे सब बता दिया। हॉस्पिटल में डॉक्टर बासु जो एक साइकोलॉजिस्ट है, कार्तिक से कहते हैं कि वो यहाँ ना आए क्योंकि इससे उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो सकती है। तभी नर्स आकर बताती है कि परिमा को बार बार पैनिक अटैक आ रहे हैं। कार्तिक जब पास बैठता है तो परिमा उसे विनय समझकर उसका हाथ पकड़ लेती है और शांत हो जाती है। हॉस्पिटल के बाहर आकर कार्तिक अपनी दिवंगत पत्नी कावेरी के पुराने वॉइस नोट सुनता है। कावेरी ने कहा था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और वो उससे बात करना चाहती है, पर कार्तिक के पास समय नहीं था। यहाँ पता चलता है कि कावेरी की मौत एक हिट एंड रन केस में हुई थी, जहाँ बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी। कार्तिक उस एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज लेकर डॉक्टर बासु के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे ये सब भूलने को बोलते हैं क्योंकि गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिला था। अगले दिन उन 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी होती है। तभी कार्तिक अपनी पत्नी कावेरी के पुराने चेंबर में जाता है। कावेरी खुद एक वकील थी और रावी उसका असिस्टेंट थी, लेकिन अब वहां रावी बैठती है और वही परिमा का सरकारी वकील बनेगी। कार्तिक रावी से कहता है कि विनय मेरा दोस्त है और इस केस में उसकी पूरी मदद करना चाहता है। कुछ ही देर में चारों आरोपियों को जज के सामने पेश किया जाता है। विनय अपने बेटे ध्रुव को लेकर कोर्ट पहुंचता है। ध्रुव उन चारों को देखते ही कहता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने गलत काम किया, लेकिन विनय उसे चुप करा देता है। जब जज केस की सुनवाई शुरू करते हैं तो आरोपियों का वकील बोलता है कि ये चारों अपनी गाड़ी लेकर एक शादी में जा रहे थे, जहां कुछ लोगों ने पिस्तौल दिखाकर इनकी गाड़ी छीन ली थी। उसने गाड़ी चोरी की पुलिस रिपोर्ट भी कोर्ट में दिखाई और दावा किया कि ये चारों बेगुनाह हैं। रावी सवाल उठाती है कि गाड़ी कहाँ चोरी हुई और उसकी लोकेशन क्या है। तभी पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट लेकर आती है। जज रिपोर्ट देखकर रावी को बताते हैं कि किसी का भी डीएनए मैच नहीं हुआ। रावी दूसरी लैब में दोबारा जांच की मांग करती है तो विपक्षी वकील विरोध करता है, पर जज इसकी इजाजत दे देते हैं। रावी परेशान हो जाती है कि आखिर डीएनए मैच क्यों नहीं हुआ। उसी समय रावी का असिस्टेंट विनय से कहती है कि बच्चों को कोर्ट में मत लाया कीजिए। विनय कहता है, कौन सा बच्चा? मैं तो यहाँ कोई बच्चे को नहीं देख रहा। अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वहीं कोर्ट के बाहर कार्तिक बोलता है कि किसी की गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं होती तो किसी की डीएनए मैच नहीं होता। आखिर चल क्या रहा है? उसी दिन रावी परिमा से मिलने जाती है। परिमा कहती है कि उसने सुना है कि ऐसे केस सुलझाने में काफी समय लगता है और कभी कभी पीड़ित ही फंस जाती है। रावी कहती है कि ऐसे केस करोड़ों रुपए देकर भी दबा दिए जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोर्ट में लड़ूंगी। तुम बस ठीक हो जाओ और उन्हें पहचान लो, फिर किसी डीएनए सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिमा तब एक बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है कि वहाँ 4 नहीं बल्कि 5 लोग थे और जो गाड़ी चला रहा था वो सबको मना कर रहा था। ये बात सुनकर रावी चौंक जाती है क्योंकि पुलिस ने सिर्फ 4 का ही नाम लिया था। रावी नाम पूछती है तो परिमा बताती है कि उसे नाम तो नहीं पता, पर उसने 2 नाम सुने थे, एक समीर जिसने सबसे पहले हमला किया और दूसरा हैरी। रावी ये नाम सुनकर हैरान रह जाती है कि समीर का नाम तो आरोपियों के लिस्ट में है ही नहीं। वो पुलिस को ये बताती है तो पुलिस उन चारों को बुरी तरह मारती है, लेकिन वो कहते हैं कि वो समीर को नहीं जानते। अगली सुनवाई में पुलिस जज से माफी मांगती है कि उन्हें 5 की जगह 4 आरोपी बताए गए। विपक्षी वकील बोलता है कि उसके क्लाइंट्स को परेशान किया जा रहा है क्योंकि दूसरी बार भी डीएनए मैच नहीं हुआ। रावी जज से और समय मांगती है और कहती है कि परिमा के पूरी तरह ठीक होने पर ही और जानकारी मिलेगी। इस पर विपक्षी वकील बोलता है कि पीड़ित को ठीक होने में 1 महीना भी लग सकता है, तब तक मेरे क्लाइंट्स को जेल में नहीं रखा जा सकता। उनकी भी इज्जत है, उनका भी परिवार है। रावी 5वें आरोपी को पकड़ने के लिए 14 दिन की कस्टडी मांगती है, लेकिन जज बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, रिपोर्ट भी तो मैच नहीं हुई। रावी बहुत रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि गाड़ी चोरी की रिपोर्ट के कागज भी सही नहीं है। आखिर में जज बोलते हैं कि अगले सोमवार को सारे कागज लेकर आना, लेकिन आज उन चारों आरोपी
आरोपियों को जमानत दे दी जाती है। कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने के बाद दीपराज अपने बेटे और उसके दोस्तों को लेकर सीधे घर आता है। घर में उसकी बेटी की शादी का जश्न चल रहा था। दीपराज कमरे में जाकर गुस्से में बंदूक निकाल लेता है। तभी उसकी पत्नी वहां आती है। दीपराज चिल्लाकर बोलता है कि अपने बेटे निक्का को बचाने के लिए मुझे गाड़ी चोरी की झूठी कहानी गढ़नी पड़ी, जबकि तुम्हारे बेटे ने रेप जैसा घिनौना काम किया। निक्का बोलता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो दीपराज उसे डांटते हुए बोलता है, भले ही तूने कुछ ना किया हो, पर गाड़ी तो तू चला रहा था ना। पत्नी दीपराज को चुप कराते हुए बोलती है कि गाड़ी चोरी वाली बात अब दोबारा मत निकालना। वो बोलती है, मेरी 15 साल की उम्र में शादी हुई थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब और कुछ खोना नहीं चाहती। घर में बेटी की शादी है, इसलिए कोई हंगामा मत कीजिए। जैसा चल रहा है चलने दो। कुछ समय बाद परिमा ठीक होकर घर आ जाती है। घर पर लोग उसे देखने आते हैं। परिमा बस अपने बेटे ध्रुव के पास बैठी रहती है। एक पड़ोसी विनय को सलाह देता है कि उन्हें वापस गांव चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन विनय इन बातों पर ध्यान नहीं देता। रात को जब विनय परिमा के पास जाकर उसे छूता है तो वो डर के मारे चौंक जाती है। वो अभी भी ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई थी। वो विनय से कहती है कि वो फिर से स्कूल में पढ़ाना चाहती है। अगले दिन विनय उसे स्कूल के प्रिंसिपल के पास ले जाता है। परिमा कहती है कि वो पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल अभी तैयार नहीं है। परिमा को लगता है कि बच्चों को कुछ पता नहीं होगा, पर प्रिंसिपल उसे कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। उनका कहना है कि 9वीं क्लास के बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पर इस घटना का मजाक उड़ा रहे हैं और मीम्स बना रहे हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि हम बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, हमें तो शर्मिंदा होना चाहिए और तुम्हें भी अभी फिलहाल स्कूल आने की इजाजत नहीं है। इसके बाद परिमा पुलिस स्टेशन आती है ताकि वो अपराधियों की आवाज पहचान सके। अपराधियों को पर्दे के पीछे रखा जाता है और उनसे वही बात दोहराने को कहा जाता है जो उस रात हुई थी। परिमा सब सुनकर रोने लगती है, लेकिन वो किसी की आवाज यकीन के साथ नहीं पहचान पाती। वो रावी से इसके लिए माफी मांगती है। अगली सुनवाई में उस थाने का ऑफिसर आता है जहां गाड़ी चोरी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। जज और रावी उससे सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं तो वो ऑफिसर बहाना बनाता है कि फुटेज देखने वाला आदमी छुट्टी पर है और कंप्यूटर का पासवर्ड सिर्फ उसी को पता था। जज गुस्सा होते हैं और अगली बार पेन ड्राइव लेकर आने को बोलते हैं। कोर्ट के बाहर कार्तिक रावी से बोलता है कि यहाँ कोई केस सुलझने वाला नहीं है। रात को ध्रुव अपने पापा से बोलता है, हमारे आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, मुझे एक बंदूक दिला दो। विनय उसे एक खिलौना बंदूक लाकर देता है। उन बलात्कारियों में से एक हैरी जब अपनी गाड़ी में बैठता है तो पीछे से कोई उस पर बंदूक तान देता है। वो अनजान आदमी हैरी से गाड़ी एक सुनसान जगह चलवाता है। वो आदमी अम्ब्रेला लेकर गाड़ी से उतरता है जो सीसीटीवी में कैद हो जाता है। वो हैरी को रेलवे ट्रैक के पास ले जाकर गोली मार देता है। अगले दिन इस मर्डर की खबर फैल जाती है। एक दूसरे बलात्कारी की बहन अपने भाई से पूछती है, क्या तुम भी उस रात वहां पर थे? भाई चुपचाप रोने लगता है और बहन समझ जाती है कि उसका भाई भी अपराधी है। पूरे सोशल मीडिया पर इस मर्डर की चर्चा होने लगती है और लोग उस अनजान आदमी को अम्ब्रेला मैन बोलने लगते हैं। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि वो दरिंदों का यमराज बनकर आया है। इंटरनेट पर उसके नाम से पेज बन जाते हैं और देखते ही देखते उसके लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं। दीपराज अपने वकील और बेटे को लेकर पुलिस के पास आता है और सेफ्टी मांगता है, लेकिन पुलिस साफ कह देती है कि हाई कोर्ट की इजाजत के बिना वो कोई सेफ्टी नहीं दे सकते। इधर कार्तिक उस हत्यारे की तारीफ करता है, लेकिन रावी इसका विरोध करती है। रावी कहती है कि अगर ऐसे ही अपराधियों को मारा जाने लगा तो कानून और इंसाफ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कार्तिक पलटकर बोलता है, हर अपराधी को सही सजा भी तो नहीं मिलती। रावी समझाती है कि इस तरह मारने से अपराध बंद नहीं होंगे, बल्कि ये बदले का एक कभी ना खत्म होने वाला आग बन जाएगा। दूसरी तरफ परिमा अपने पति विनय से बोलती है, रेपिस्ट के मारे जाने की खबर सुनकर मुझे खुशी हो रही है। हालांकि मुझे पता है कि ऐसा सोचना ठीक नहीं है, फिर भी मुझे शांति मिल रही है। विनय चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। अगले दिन कोर्ट में विपक्षी वकील एक वीडियो दिखाता है जिसमें अम्ब्रेला मैन हत्या कर रहा था। वो मांग करता है कि ऐसे कामों को बढ़ावा ना दिया जाए, लेकिन जज इस पर ज्यादा ध्यान ना देकर सीधे केस पर आते हैं। थाने का सीसीटीवी ऑपरेटर कोर्ट में आकर झूठ बोल देता है कि जिस दिन गाड़ी चोरी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी उस दिन सर्वर खराब होने की वजह से कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई। जज ये सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं, पर केस फिर से अटक जाता है। वकील रावी अब पुलिस ऑफिसर संजय के साथ मिलकर खुद जांच पर निकलती है। संजय उसे उस जगह पर ले जाता है जहां अपराधियों ने कपड़े जलाए थे। वो एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जिसने शायद उन दरिंदों को देखा था, पर डर के वजह से कुछ बोल नहीं रहा। संजय के ढील रवैये को देखकर रावी उसे ताना मारती है। इसके बाद रावी अपने ऑफिस आकर सोशल मीडिया पर लाइव जाती है और लोगों को समझाती है कि अपराधियों को खुद मारना कानूनन गलत है। तभी विपक्षी वकील रावी के पास आता है और बोलता है, इस केस को और
कितना खींचोगी, चलो बैठकर सेटल कर लेते हैं। रावी समझौते के बहाने दीपराज के घर जाती है। दीपराज कहता है मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दो। रावी एक चाल चलती है और कहती है अगर तुम्हारा बेटा बाकी सबके नाम बता दे तो मैं उसकी सजा कम करवा कर 1.5 साल करवा सकती हूँ। दीपराज अपने बेटे निक्का के फ्यूचर के लिए मान जाता है। रावी जब निक्का से समीर के बारे में पूछती है तो वो कहता है मैं उसे नहीं जानता, वो उस रात बीच रास्ते में गाड़ी पर चढ़ा था। उसी रात निक्का जब कुछ लोगों के साथ बाहर होता है तो वहाँ हाथ में छतरी लिए कार्तिक पहुंच जाता है। कार्तिक अचानक निक्का पर चाकू से हमला करता है और पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है। इसका मतलब साफ था कि छतरी के पीछे छिपकर बलात्कारियों को मारने वाला असली आदमी कार्तिक ही है। निक्का लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ता है और लोग उसे बचाने दौड़ते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर संजय उस गवाह को बांध कर रावी के पास लाता है और बोलता है मैंने इसे बहुत मारा पर ये कुछ बोल नहीं रहा, अब आप इसे मारकर सच निकलवाइए। रावी पुलिस वाले के इस हरकत से हैरान रह जाती है। वो उस मासूम आदमी को तुरंत छोड़ देती है और वहां से भाग जाने को बोलती है। अगले दिन रावी एक जिम सेंटर जाकर पैसे देकर किसी की जानकारी निकलवाती है। वहां से निकलते समय डॉक्टर बासु उसका पीछा करते हैं। रावी के डरने पर डॉक्टर बोलते हैं डरो मत, मैं डॉक्टर हूँ। वो बताते हैं जो इंसान अम्ब्रेला के पीछे छिपकर मर्डर कर रहा है वो असल में अपना चेहरा छिपा रहा है। डॉक्टर बासु इशारों में रावी को बताते हैं कि कार्तिक बहुत गुस्से में है और वही इन बलात्कारियों को मार रहा है। ये जानकर रावी कार्तिक के पास जाती और पूछती है इंटरनेट पर अम्ब्रेला मैन नाम के पेज के लाखों फॉलोअर्स हैं जो उसे हीरो मानते हैं, क्या आप ही वही हीरो हैं? आप परिमा के लिए इतना कुछ कर रहे हैं पर आप अपनी पत्नी कावेरी के समय तो हॉस्पिटल आए भी नहीं थे। आपने निक्का और हैरी को क्यों मारा? निक्का तो सच बताने वाला था। कार्तिक सब सुनकर भी चुप रहता है। उसी समय बल्लू नाम का एक बलात्कारी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। तभी एक छतरी वाला आदमी आता है लेकिन वो बल्लू को छोड़कर उसकी गर्लफ्रेंड को गोली मार देता है। बल्लू पुलिस को बताता है कि वो मुझे मारने आया था पर मेरी गर्लफ्रेंड को मार दिया। इधर रावी को समीर के बारे में पता चलता है। समीर की बेटी परिमा के ही स्कूल में पढ़ती है पर समीर 2 हफ्तों से लापता है। रावी परिमा को लेकर समीर के घर जाती है और उसकी पत्नी से मिलती है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर संजय समीर को पकड़कर थाने ले आता है जिससे उसका बॉस नाराज हो जाता है क्योंकि संजय ने बिना बताए उसे गिरफ्तार किया। अगले दिन परिमा का चेहरा ढककर कोर्ट लाया जाता है। विपक्षी वकील उसे पूछता है क्या उस रात की हर बात आपको याद है? परिमा कहती है मैंने 6 बार बयान दिया, मुझे सब याद है। वो बताती है कि दरिंदों के बीच शर्त लगी थी और एक लड़के ने 126 पुशअप्स मारे थे। विपक्षी वकील इसे मोड़ते हुए बोलता है आपको सब इतना साफ याद है फिर भी आप किसी को पहचान नहीं पा रही। वो कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश करता है कि शायद इसमें परिमा की ही मर्जी थी क्योंकि उसके कपड़े सही सलामत मिले थे जबकि उसने कहा था कि कपड़े फाड़ दिए गए थे। परिमा रोते हुए अपना चेहरा दिखाती और कहती है मेरे चेहरों पर जख्मों के निशान हैं, मैं आईने में खुद को पहचान नहीं पाती, शायद गलती मेरी है कि मैं उस रात अकेले निकली। जिस स्कूल में बच्चों को मैं अपना बच्चा मानती हूँ वहाँ का एक लड़का व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखता है कि उस रात वहाँ वो क्यों नहीं था। परिमा की बातें सुनकर सब दुखी हो जाते हैं पर विपक्षी वकील बिना रहम दिखाए उस पर कड़वे सवाल दागता रहता है। कोर्ट से निकलते समय एक रिपोर्टर रावी को घेर लेता है क्योंकि वो अम्ब्रेला मैन के खिलाफ बोल रही है। रावी की गाड़ी पर कोई लिख देता है कि वो अपना राय बदल ले। अगले दिन कोर्ट पहुंचते ही एक आदमी रावी के चेहरे पर कालिक फेंक देता है और नारा लगाता है अम्ब्रेला मैन अमर रहे। कार्तिक ये सब पास से देख रहा था। रावी बिना कालिक पोंछे जज के सामने खड़ी होती है। वो कहती है अगर ये कालिक नहीं एसिड होता तो सोचिए क्या होता। वो जज से कहती है कि गाड़ी चोरी का कोई फुटेज नहीं है, डीएनए मैच नहीं हुआ और पीड़ित किसी को पहचान नहीं पा रही, इसका मतलब केस खत्म। वो पूछती है अगर कल कोई 8 साल की बच्ची ऐसे ही केस लेकर आए और वो दरिंदों को पहचान ना पाए तो क्या आप केस बंद कर देंगे? जज और विपक्षी वकील उसे मेन बात पर आने को बोलते हैं। तब रावी उन लड़कों की शादी वाली फोटो जज को दिखाती है और असली सच की तरफ बढ़ती है। उसके बाद रावी एक बलात्कारी की बहन को गवाह के तौर पर बुलाती है और पूछती है क्या तुम्हारे भाई के पास ऐसी एक शर्ट है? बहन हाँ कहती है। रावी अब कोर्ट में उस बलात्कारी का सोशल मीडिया अकाउंट दिखाती और जज को बताती है कि यह लड़का हमेशा टी शर्ट पहनता है, यहाँ तक कि पिछली 3 शादियों में भी वो टी शर्ट पहनकर गया था, फिर घटना वाले दिन की शादी में उसने शर्ट क्यों पहनी? विपक्षी वकील बोलता है अब कपड़ों को लेकर बहस नहीं कर सकती, पर रावी इसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा मानती है। फिर रावी एक दुकानदार को गवाह बनाती और पूछती है उस रात 3 बजे दीपराज आपको फोन क्यों किया था? दुकानदार कहता है वो तो बस नींद में गलती से फोन लग गया था, मैंने बस हेलो बोलकर काट दिया। रावी पूछती है हेलो कितनी देर चला? 30 सेकेंड, 40 या 50?
50। दुकानदार चुप हो जाता है क्योंकि उस रात उन दोनों के बीच करीब 4.5 मिनट बात हुई थी। उसका रिकॉर्ड रावी जज को दिखाती है। वो साबित करती है कि दुकानदार ने ही दीपराज को रातों रात नई शर्ट लाकर दी थी ताकि फटे हुए कपड़े बदले जा सके। इसके बाद रावी उसे बुलाती है जिसके पास परिमा के डीएनए सैंपल रखे थे। वो पूछती है कि कमरे की चाबी किसके पास रहती है। वो कहता है मेरे पास, लेकिन कोई बड़ा अधिकारी चाहे तो ले सकता है। इससे रावी जज को ये समझाती है कि डीएनए सैंपल के साथ छेड़छाड़ करना मुमकिन है। जब एसआई संजय गवाह के तौर पर आता है तो रावी उसे पूछती है क्या डीएनए बदले जा सकते हैं। संजय कहता है हाँ ये पॉसिबल है। विपक्षी वकील उसे भ्रष्ट और रिश्वतखोर बोलता है तो संजय सबके सामने मान लेता है हाँ मैंने रिश्वत ली है। मैंने अपना फ्लैट अपनी तनख्वाह से नहीं बनाया। मैं सच बताता हूँ कि गाड़ी में जो डीएनए मिला था वो बहुत पहले नष्ट हो गया था और बाद में किसी और के सैंपल से उसे बदल दिया गया, इसीलिए डीएनए कभी मैच नहीं होगा। ये सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। जज सबूत मांगते हैं पर संजय बोलता है उसके पास कोई सबूत नहीं है, उसने बस सिस्टम की सच्चाई बताई है। कोर्ट के बाहर कार्तिक अपनी पत्नी की यादों में खोया होता है। वो डॉक्टर बासु की गाड़ी में बैठता है और बोलता है कि रावी मुझे कातिल समझ रही है पर मेरा काम अभी बाकी है। डॉक्टर पूछते हैं तुम किसे मारना चाहते हो, बलात्कारियों को, अपनी पत्नी के कातिल को या खुद को, क्योंकि तुम उसकी मौत के समय उसके पास नहीं थे। कार्तिक बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगले दिन कोर्ट का कमरा स्कूल के बच्चों से भरा होता है। रावी कहती है इन्हें सच्चाई देखना जरूरी है। इसी बीच कार्तिक पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देता है और 2 बलात्कारियों को मारने का जुर्म कबूल करता है। जज उसे कोर्ट में लाने का आदेश देते हैं। रावी अब एक और सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिससे साबित होता है कि गाड़ी चोरी नहीं हुई थी। वो आखिर में सबसे बड़ा दांव खेलती है और कहती है सबसे पहले समीर ने हमला किया था और इसका एक आई विटनेस भी है और वो गवाह कोई और नहीं बल्कि समीर की अपनी छोटी बेटी है। समीर की छोटी बेटी कोर्ट में गवाही देना शुरू करती है। वो बताती है कि उस रात उसके पापा ने घर के छत में जाकर अपने कपड़े जला दिए थे, जबकि वो कपड़े उनके पसंदीदा थे। साथ ही उसने अपने पापा की गर्दन पर चोट का निशान भी देखा। जज ये सुनकर विपक्षी वकील से पूछते हैं क्या वो बच्ची से सवाल करना चाहते हैं। विपक्षी वकील उस छोटी बच्ची से सबके सामने बहुत ही कड़वा सवाल पूछता है कि क्या तुम्हारे पापा एक रेपिस्ट हैं। रावी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो बार बार वही सवाल दोहराता है। आखिर में वो मासूम बच्ची रोते हुए कहती है ये तो नहीं पता पर उन्होंने मेरी माँ का रेप किया था। ये सुनते ही पूरा कोर्ट रूम सन्न रह जाता है। विपक्षी वकील के पास भी अब कोई जवाब नहीं बचता। जज जब रावी से आखिरी बात कहने को बोलते हैं। रावी कहती है कि 2 अपराधी तो पहले ही मारे जा चुके हैं, बाकी तीनों को उम्र कैद मिलनी चाहिए। वो इमोशनल होकर कहती है कि अगर 13 साल पहले समीर को उसके पुराने गुनाह के लिए सजा मिल गई होती तो आज परिमा के साथ ये नहीं होता। रावी बताती है जिस दिन परिमा के साथ यह हादसा हुआ उसी दिन देश में 80 और रेप हुए। वो कहती है जब तक समाज में औरतें रात को निडर होकर नहीं चल पाएंगी तब तक असली न्याय नहीं होगा। जज अपना फैसला सुनाते हैं कि गाड़ी चोरी की कहानी झूठी थी। वो इस केस में शामिल भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ जांच का आदेश देते हैं और 3 आरोपियों को दोषी करार देते हैं। हालांकि अंतिम सजा कल सुनाई जाएगी। जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही खत्म होती है रावी बाहर आती है और कार्तिक को वहां पुलिस के साथ देखती है। तभी दीपराज अपनी पिस्तौल निकालता है और कार्तिक पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है। एक गोली कार्तिक को लग जाती है और वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। विनय, परिमा और ध्रुव ये सब अपनी आंखों के सामने देखते हैं। लोग दीपराज को पकड़ लेते हैं और कार्तिक को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिल्म के लास्ट में विनय और परिमा को फिर से पहले की तरह रास्ते पर चलते हुए दिखाया जाता है। फिल्म हमें एक कड़वा सच याद दिलाती है कि हर 20 मिनट में एक महिला का शोषण होता है। कार्तिक बचेगा या नहीं ये सस्पेंस बना रहता है, पर फिल्म जुडिशियल सिस्टम और समाज की सोच पर गहरे सवाल छोड़ जाती है। समाज की दरिंदगी और व्यवस्था की कमियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साहस और अटूट आत्मविश्वास है। ये संघर्ष हमें याद दिलाता है कि न्याय की लड़ाई में पीड़ित को शर्मिंदा होने के बजाय अपराधियों की आंखों में आंखें डालकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि चुप्पी ही गुनहगारों के हौसले को बढ़ाती है। जब परिवार का साथ और सच की शक्ति एक हो जाए तो बड़ी से बड़ी दीवारें भी ढह सकती है। ये केवल एक औरत की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है कि हर अंधेरी रात के बाद इंसाफ का सूरज जरूर चमकता है। खैर, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।